अब इसके बाद अपन ओम का नियम पढ़ेंगे। जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम क्या है इनका, जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में एक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस ओम के नियम के अंतर्गत उसने कहा कि जब किसी चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं से मतलब जैसे ताप, दाब, जो चालक तार लिया उसका घनत्व, उसके पदार्थ की प्रकृति, ये सब चीजें, लंबाई, क्षेत्रफल या कहें जिसको अनुप्रस्थ काट की मोटाई, या जैसे साधारण भाषा में अपन जैसे ये पेन जितना मोटा दिख रहा है, अगर इस एंगल से देखें तो ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सब चीजें कौन कौन सी बताई मैंने, ताप, दाब, घनत्व, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई, इन सब चीजों को अगर स्थिर रखा जाए, स्थिर का मतलब जैसी हैं वैसे ही रखा जाए, तो फिर इन सब चीजों को स्थिर रखने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक तार है उसके सिरों के मध्य दो सिरे हैं ए और बी, इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका प्रायोगिक सत्यापन परीक्षा में पूछा जाता है, वो अपन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है V प्रोपोर्शनल टू I, ये समानुपात का चिन्ह है, यानी V यानी विभवांतर, V का मतलब विभव में अंतर, इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर है, ये समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के। पूरी परिभाषा इस तरह से एक बार दोबारा सुन लें। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई, पदार्थ की प्रकृति, उसका घनत्व, ये सब चीजें अगर स्थिर रखी जाएं तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, V प्रोपोर्शनल टू I। अब जब भी समानुपात का चिन्ह होता है उसको हटाने के लिए, बराबर का चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पर कोई स्थिरांक लगाते हैं, और यहाँ पर जो स्थिरांक है वो है R, और इस स्थिरांक को R को क्या कहा जाता है, चालक का, यहाँ R है वो है चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। तो V बराबर RI या V बराबर IR, ये ओम का नियम है। और सूत्र मैंने जो परिभाषा मैंने बताई, ये अपने पास एक नया सूत्र है, इसकी सहायता से अपन काफी प्रश्न भी हल करेंगे आगे। अपने को इसमें तीन चीजें दी हुई है, एक विभवांतर और एक प्रवाहित होने वाली धारा, और एक नई चीज अपने सामने आई है, चालक का प्रतिरोध। वास्तव में प्रतिरोध क्या होता है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ये अपन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो ओम का नियम है, वास्तव में कोई भी विज्ञान में कोई भी जब प्रयोग होता है या कोई भी कथन होता है, जब तक उसकी प्रायोगिक रूप से पुष्टि नहीं हो जाती, सत्यापित नहीं हो जाता है, तब तक वो मान्य नहीं होता है। तो परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम के नियम में तो आपको ये परिभाषा लिखनी है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, घनत्व, प्रकृति, लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि स्थिर रखा जाए तो उसके चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये चीज 1 या 1.5 नंबर 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद इसका प्रायोगिक सत्यापन आता है, वो 2-3 नंबर का आता है। प्रायोगिक सत्यापन में आपको क्या करना पड़ेगा, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन में आपको पूरा परिपथ बनाना पड़ेगा, और परिपथ बनाने से अपन ने पढ़ा था अभी कि सबसे पहले अपन ये जो मैं बना रहा हूं ये हो गई सेल या बैटरी, इसके बाद लगा दी अपन ने कुंजी, उसके बाद धारा को नियंत्रित करना है अपने को तो लगा दिया धारा नियंत्रक, और इस साइड में यहां लगा दिया अपन ने एक एमीटर, धारा को मापने के लिए, यहां से कितनी धारा परिवर्तित हो रही है इस चीज का पता यहां पाठ्यांक में देखने पर, यहां ए लिख दिया मैंने, ए में नीचे लिख सकता हूं, या एक संकेत के रूप में अपने को एक मीटर होता है, वो जो मीटर अपने को बताएगा कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये प्लस, सिरा प्लस से जुड़ रहा है, ये सिरा ओम के माइनस से जुड़ रहा है, और यहां पर अपना चालक तार है जिसको अपन ए बी नाम दे सकते हैं, और इस ए बी के समांतर क्रम में ये सब चीजें श्रेणी क्रम में है, बैटरी, कुंजी,
धारा नियंत्रक RH, एमीटर और ये अपना चालककार या प्रतिरोध, ये सब सारे श्रेणी क्रम में एक के बाद एक। और इसके समांतर क्रम में अपन ने जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर, एक जोड़ दिया है। ये प्लस वाला इधर जुड़ेगा, ये माइनस वाला। ये इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, प्लस कहाँ लगा रहे, माइनस कहाँ लगा रहे। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये एमीटर। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने संकेत जब अपन ने बनाए हैं तो संकेत इसीलिए बनाए थे कि संकेत से आप समझ जाओ एमीटर वोल्ट मीटर। अब इसके बाद यहां से कुंजी लगा के यहां से धारा नियंत्रित करते हैं, और धारा नियंत्रित करके इसमें अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं। और इसमें जो वोल्ट मीटर है अपना, वोल्ट मीटर में जो विभवांतर आता है वो भी हर बार अलग अलग देखने को मिलेगा अपने को। तो एक उसका एक सारणी बना लेते हैं अपन, प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी में अपन इधर तो V का मान यानी वोल्ट था, और इधर I यानी धारा। अपन इसके 2-3 प्रेक्षण ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले धारा 1 एम्पियर प्रवाहित की तो यह आया 2 वोल्ट। फिर धारा दोगुनी कर दी, 2 एम्पियर कर दी, या 1.5 कर दी धारा बढ़ा के, तो यह आया 3 वोल्ट। फिर इसको कर दिया 2 एम्पियर, तो यह आया 4 वोल्ट। इसको कर दिया जब 3 एम्पियर, तो यह आता है 6 वोल्ट। ये ऐसे करके अपन ने 4 पाठ्यांक यहाँ पे ले लिए। अब धारा विभवांतर V और धारा प्रवाहित धारा I के मध्य ग्राफ जब खींचा जाता है, तो ग्राफ में आप देखते हैं एक साइड में अपन धारा ले लेते हैं, और एक साइड में अपन, इस साइड अपन ने धारा ले ली, इस साइड अपन ने विभवांतर ले लिया, और दोनों के बीच आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो V इधर ले सकते हैं, I इधर ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों राशियां अपनी समान जो अपन ले रहे हैं वो होनी चाहिए। अपन विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, तो एक इधर होना चाहिए। अब इसके बाद अगर अपन यहाँ करें कि एक बड़ा खाने, अपन पैमाना ले, एक बड़े खाने में 1 वोल्ट, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर भी अपन एक निश्चित दूरी पे। हालांकि ये अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो इन मानों से जब निकालोगे बिल्कुल सही आएगा। मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ तो मेरा पैमाना एकदम सही नहीं है, लेकिन फिर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अपने मान है वो 6 तक ही लिए अपन ने। तो सबसे पहले है 1 एम्पियर पे 2 वोल्ट। एम्पियर की तरह इस साइड में धारा है, ये है धारा और ये है विभवांतर। तो आप धारा जब 1 एम्पियर थी तो विभवांतर कितना था अपना 2 वोल्ट। उसके बाद जब धारा अपनी 1.5 हुई तो अपना विभवांतर हो गया 3। उसके बाद ये जब अपनी 2 एम्पियर हुई तो ये हो गया 4। कुल मिला के जब आप इनको खींचोगे 4 बिंदु आपके पास लगेंगे। चारों बिंदु इस तरह से लगेंगे कि यहाँ बीचों बीच, यहाँ से जो मूल बिंदु होता है ग्राफ का, वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और एक लंबी सीधी रेखा जो इस साइड से भी बराबर होगी, इस साइड से भी एक सीधी लंबी रेखा अगर आपको प्राप्त हो रही है तो ये सीधी लंबी रेखा हमेशा बताती है कि 2 राशियां जो हैं वो दोनों आपस में समानुपात के संबंध में है। और ये जो मैंने मान बताए हैं, ये मान आप लिखकर अपनी ग्राफ कॉपी में जब निश्चित पैमाना 1 बड़ा करना में आप 1 वोल्ट इधर ले और एक बड़े खाने में इस साइड आप y अक्ष पर 1 एम्पियर धारा ले, उसके बाद आप बिंदु लगा के देखें, एकदम आपको सटीक सीधी रेखा मिलेगी जो दोनों साइड से बिल्कुल बराबर होगी। और इस तरह की रेखा जो मूल बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों के बीचों बीच चलती है, इस तरह का ग्राफ है वो राशियों में समानुपात का संबंध दर्शाता है। तो ये जो अपन ने काम किया, ये जो लिए हैं आंकड़े, ये आंकड़े अपन ने प्रायोगिक रूप से लिए हैं। यहाँ से अपन ने धारा का मान
यहाँ से कम किया, पहले अपन ने धारा 1 एम्पियर की यहाँ देखा तो उस समय अपने को विभवांतर 2 वोल्ट मिला। उसके बाद धारा 1.5 करी तो विभवांतर अपने को 3 वोल्ट मिला। उसके बाद धारा 2 एम्पियर करी तो यहाँ विभवांतर 4 वोल्ट था। इस तरह से धारा और विभवांतर के 3 या 4 या 5 प्रेक्षण अपन लेंगे और उनके बाद ग्राफ अपन खींचेंगे तो अपने को बिल्कुल वही मिलेगा जो ओम ने कहा था। ओम ने ये कहा था कि अगर बाकी सभी चीजों को हमने कोई किसी चीज को छेड़ा नहीं, उसी कमरे में ये जो उपकरण लगाए थे वो उसी में, यानी ताप हुई है, दाब हुई है, पदार्थ जो लगाया उसकी प्रकृति वही है, घनत्व वही है, लंबाई हुई है, मोटाई हुई है, यानी सब चीजें भौतिक अवस्थाएं सारी स्थिर है। और उसके बाद अपन चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर देख रहे हैं तो वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती आ रहा है। ये ग्राफ अपने को ये चीज बता रहा है। तो ये आपको सिद्ध करना है। नीचे इसके बाद आप लिख दोगे कि उपयुक्त निम्नानुसार हमने एक परिपथ चित्र बनाया जिसमें बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर और चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और चालक तार AB के पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया। एमीटर यहाँ धारा मापन का कार्य करेगा, वोल्टमीटर यहाँ विभवांतर A और B के मध्य सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मापन करेगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो हमने अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित की और वोल्टमीटर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान देखा तो अपने को निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुई। सारणी आप बनाओगे, उसके बाद ग्राफ आप बनाओगे और नीचे आप लिखोगे उपयुक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि यहाँ प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर के मध्य समानुपात का संबंध होता है। यही ओम का नियम है। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। ये 4 या 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये आपको करना है। और एक सूत्र अपने पास और आ गया है, साथ में अपन सूत्रों का भी ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में से गणितीय प्रश्न, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अपने पास फिलहाल आप एक साइड में एक रफ कॉपी में आप लिखते जाएंगे। सबसे पहला सूत्र आया था अपने पास I बराबर Q/T, दूसरा आया था V बराबर W/Q और तीसरा आया ओम का नियम V बराबर IR। ये 3 सूत्र अपने पास फिलहाल आ चुके हैं। एक पेज आप अलग डाल लें, उस पेज में लिखते जाएं। आगे और भी 3-4 तरह के सूत्र, 5-6 तरह के सूत्र और आएंगे तो वो सब एक साथ हो जाएंगे। सब इन सब चीजों का पता है आपको। I धारा होती है, Q आवेश होता है, T समय होता है सेकंड में, V विभवांतर होता है, W कार्य होता है, Q आवेश होता है, V विभवांतर, I धारा और R एक नई चीज आई है जो चालक का प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध की बात अपन ने कर ली कि प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रतिरोध वास्तव में क्या होता है? कोई भी चालक तार है वो किसी पदार्थ का बना होता है। अपन किसी भी पदार्थ की बात करें तो वो निश्चित परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु फिर और छोटी इकाई परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु जो होता है उसकी संरचना आपने देखी है कि बीच में उसमें नाभिक होता है और बाद में कक्षाएं होती हैं K, L, M, N। उन कक्षाओं के अंदर कक्षक होते हैं उपकोष होते हैं S, P, D, F और उनके अंदर फिर और कक्ष होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन दो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भरे होते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि नाभिक के पास में यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण, न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में, यहाँ से इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, इस नाभिक का उतना आकर्षण बल नहीं होता है। जो दूरी होती है उस वजह से उसका आकर्षण बल घटता है और ये थोड़े से ढीले बंधे हुए रहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो इलेक्ट्रॉन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, या जैसे कार्बन में आपने देखा कि चारों इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं। हीरे ग्रेफाइट वाली बात जब आती है तो हीरे में 4 परमाणु है, चारों जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट में 1 परमाणु मुक्त रहता है जिसकी वजह से वो चालकता दर्शाता है। हीरा ग्रेफाइट वाला प्रश्न आपने पढ़ा है ना, हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट सुचालक है। उसका कारण वही होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि अपने को ये ध्यान रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां भी होंगे वो जब ये चालक तार बना हुआ है इस परमाणु का, परमाणु की ये संरचना अपन ने देखी तो ये जैसे इसमें ये परमाणु है, ये कोई चालक तार है उसकी काट दिखा रहे हैं अपन। और इसमें ये जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बीच बीच में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब इसको किसी बैटरी से जोड़ा जाए तो बैटरी के सिरों पर विभवांतर होता है।
विभव में अंतर होता है। एक सिरा जिस पर उच्च विभव होता है उसको प्लस, बैटरी में प्लस से लिखा होता है लाल, और दूसरा होता है निम्न विभव वाला बिंदु जिसे माइनस से लिखा जाता है। जब इसको जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर भी एक सिरा जुड़ेगा माइनस से, एक सिरा जुड़ेगा प्लस से, तो चालक के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न होता है। और विभवांतर उत्पन्न होगा तो ये इधर माइनस वाले यहां से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस साइड में, यानी प्लस की तरफ। ये सारे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और गति करेंगे तो ये जो परमाणु इसमें है, ये जो परमाणु बाकी इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए हैं, बाकी जो अन्य परमाणु हैं, वो इसकी गति में बाधा उत्पन्न करेंगे और आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है छोटी सी, कि मेरे पूरा आपको किस तरह से होती है ये बात तो मैंने बताई कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उनको किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण बिंदु से धनाग्र की तरफ गति करते हैं। ये आपको इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन परिभाषा में इतनी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। परिभाषा में आपको इतना ही लिखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा जो आयन है उनके प्रवाह में, यहां जो प्रवाह हो रहा है, गति हो रही है, प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध की परिभाषा रहेगी। आयनों के प्रवाह में, किसी विद्युत परिपथ में आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। और इसके बाद में अब प्रतिरोध का आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध और चालकता में उल्टा संबंध होता है। भाई आपको यहां अगर इन इलेक्ट्रॉनों को यहां कोई बाधा नहीं होती तो ये जल्दी से इधर जाते, और जल्दी से इधर जाते तो अपन कहते कि ये अच्छा चालक है। लेकिन यहां बाधा उत्पन्न हो रही, जितनी ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी चालकता में उतनी ही कमी आएगी। तो चालकता ये संबंध होता है। जब किसी भी राशि को एक का बटा लगाकर लिखा जाता है, सीधा संबंध होता है। जैसे अपन ने देखा था I V प्रोपोर्शनल टू I, ये संबंध जब होता है तो उसको बोला जाता है समानुपात। और इसी संबंध में जब एक के बट्टे में किसी चीज को लिख दिया जाता है तो ये संबंध होता है व्युत्क्रमानुपात का, यानी एक राशि, इसमें तो एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। यहाँ अपन ने ग्राफ में देखा कि धारा बढ़ रही थी तो प्रतिरोध वो विभवांतर भी बढ़ रहा था, अगली बार फिर धारा बढ़ी, फिर विभवांतर बढ़ा। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, यहाँ एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घटती है। यहाँ आप देखोगे यदि यहाँ प्रतिरोध बढ़ता है, अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, उत्पन्न बाधा। अगर बाधा बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, सीधा सा अर्थ है। तो इस चीज को ऐसे समझोगे कि प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। इस तरह का ये संबंध इन दोनों में होता है। अब है प्रतिरोध की निर्भरता। ये जो उत्पन्न प्रतिरोध है, प्रतिरोध प्रत्येक चालक में होगा, ऐसा कोई चालक नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध की निर्भरता सबसे पहले है लंबाई पर, और लंबाई किसकी, चालक की, चालक की लंबाई पर। अपन एक ही पदार्थ की अलग अलग लंबाई के चालक तार लें। एक ही पदार्थ, जैसे अपन ने तांबे का तार लिया, इसका एक तार ये लिया 1 मीटर, ये ले लिया जैसे 2 मीटर, ये ले लिया जैसे 3 मीटर। 3 तार लिए अलग अलग लंबाई के, एक ही पदार्थ है, एक ही मोटाई है, इनकी मोटाई सब तारों की समान है लेकिन लंबाई अलग अलग है। अगर इनका अपन प्रतिरोध के हिसाब से देखें तो तो देखने पर यह स्पष्ट होगा कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। आपको पता है जब अपन ने अभी यहां देखा था कि इस तरह से इनके ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे इनकी गति में क्या हो रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी। ये जो आयन थे वो टक्कर दे रहे थे बीच में, तो ये बाधा अगर 1 मीटर में है तो 2 मीटर में ये बाधा दुगुनी होगी, 3 मीटर है तो तिगुनी होगी। कहने का मतलब अपने सीधा सा कह सकते हैं कि जिस हिसाब से चालक की लंबाई बढ़ेगी उसी तरह से उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं
R प्रोपोर्शनल टू L। R है प्रतिरोध, समानुपाती होता है लंबाई के। अब इन तीनों के बारे में आप कह सकते हो कि 1 मीटर का प्रतिरोध जितना होगा 2 मीटर का उससे दुगुना होगा, 3 मीटर का उससे तिगुना होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई एक की तुलना में दुगुनी होगी और एक की तुलना में क्या होगी, तिगुनी होगी। तो जिस अनुपात में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सीधा संबंध ये ध्यान ये रखना है कि अपने जो उदाहरण देखा था कि जब आयन गति कर रहे हैं तो उनमें बाधा उत्पन्न होती है। 1 मीटर में जो बाधा है 2 मीटर में 2 गुनी हो जाएगी, 3 मीटर में 3 गुनी हो जाएगी, 4 मीटर में 4 गुनी हो जाएगी। दूसरा है चालक की मोटाई। मोटाई नहीं कहेंगे इसको, मोटाई शब्द सही नहीं रहेगा, अपन सामान्य भाषा में इसको मोटाई कह सकते हैं कि तार मोटा होगा, पतला होगा। अपन ये कहेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लंबाई को बोलते हैं L, मोटाई को बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बोलते हैं A। अब की बार अपने को 3 तार लेने हैं, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। लेकिन ये तार है, इसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है और इसका और भी ज्यादा है। देखने से दिख रहा है आपको, इसकी तुलना में ये दुगुना है और इसकी तुलना में ये फिर दुगुना है। तो इसका प्रतिरोध अगर 1 ओम आता है तो इसका प्रतिरोध आएगा 2 ओम, और इससे दुगुना हो गया ये तो इसका प्रतिरोध आएगा 4। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया आपको। इसका प्रतिरोध यदि 4 ओम है तो इसका होगा आधा, ये इससे दुगुना हो गया तो इसका आधा हो गया, इसका हो गया 2 ओम, और इससे ये दुगुना हो गया मोटाई तो ये हो जाएगा 1 ओम। यानी मोटाई बढ़ाने पर, जिस अनुपात में मोटाई बढ़ेगी या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा उसी अनुपात में उसका प्रतिरोध घटेगा या उसी अनुपात में उसकी चालकता बढ़ेगी। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई मुश्किल सा रास्ता है और उस मुश्किल से रास्ते में से किसी को गुजरना है और वही रास्ता अब चौड़ा हो गया तो उसमें गुजरने वाले को आसानी रहेगी। यहाँ मोटाई कम थी, यहाँ मोटाई बढ़ गई, यहाँ मोटाई, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको जगह मिल गई, मुक्त इलेक्ट्रॉन उनको गति करने के लिए जगह मिल गई। तो जिस हिसाब से मोटाई बढ़ती है उसी अनुपात में, यानी इन दोनों में संबंध कैसा होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। यदि अब ये संबंध बताता है कि मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है। यही बात अपन ने यहाँ पहले ये इनकी लंबाई थी, ठीक है, ये इनका प्रतिरोध था 4 ओम, मोटाई इसकी, ये लंबाई मैंने लंबाई लिखी है, लंबाई है 3, मोटाई भी लिखते हैं इसकी 1 वर्ग मीटर, ये है 2 वर्ग मीटर और ये है 4 वर्ग मीटर। मोटाई को आप वर्ग मीटर में ले सकते हैं या वर्ग मीटर बड़ा मात्रक हो जाए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, बाकी आप वर्ग सेंटीमीटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जब अपने लंबाई मीटर में ली तो ये भी मीटर में ही देख ले आप। तो लंबाई तीनों की समान है, पदार्थ वही है, पदार्थ की प्रकृति वही है। यही तांबे का तार अपन ने शुरुआत में लिया था, उसी तार का प्रयोग हो रहा है। 3 1 मीटर के तार ले लिए, मोटाई एक की 1 वर्ग मीटर है, दूसरे की 2 वर्ग मीटर है, तीसरे की 4 वर्ग मीटर है। तो 1 वर्ग मीटर वाले का प्रतिरोध 4 ओम है, उससे दुगुनी मोटाई होते ही उसका प्रतिरोध हो गया आधा। जिस अनुपात में मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध उसी अनुपात में घटेगा, ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये ध्यान रखना है। तो 1 का हुआ 2 तो 4 का हो गया आधा, 2 का हुआ 4 दुगुना हो गया तो इसका हो जाएगा आधा, 2 का हो गया 1 ओम, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज है, अब ये अपने पास आ गई, तीसरी चीज अपने को देखनी है, वो अपन बाद में देखेंगे। उससे पहले
एक चीज इन दोनों से निकल के सामने आएगी, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर इन R समानुपाती L और R समानुपाती ऊपर 1 लिख दें और नीचे लिख दें 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो R समानुपाती L बटा A, यानी दोनों को मिक्स किया, 1 और 2 समीकरण को मिक्स किया था, यह आया कि R, अब इससे देखो वही बात, R समानुपाती है L की, R समानुपाती है L की, वही चीज है। R व्युत्क्रमानुपाती है A के, R व्युत्क्रमानुपाती है A के, इन दोनों को मिला के ये बन गया। अब यहां फिर समानुपात का चिन्ह, इसको हटाने के लिए एक स्थिरांक आएगा और उस स्थिरांक का मान होगा K, K L अपॉन A, K L अपॉन A। अब इस K का मान ज्ञात करना है तो K को इधर छोड़ दें आप और इसको इधर लाएं तो ये उल्टा हो जाएगा, R यहां पर है तो जो ऊपर है चीज वो चली जाएगी नीचे भाग में L, और जो नीचे है वो आ जाएगी ऊपर, यानी अपन कह सकते हैं K का मान क्या आएगा, K बराबर आएगा R A अपॉन L, और ये वास्तव में ये जो चीज है ये K है, यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये ध्यान रखें। वो तो था ये जो अपन इतनी देर पढ़ रहे थे, जिसको अपन क्या कर रहे थे, R, जिसको अपन क्या कर रहे थे, R, वो था प्रतिरोध। और अब अपन जो देख रहे हैं जिसका नाम है K, इसको अपन ने K से लिखा है, वो है विशिष्ट प्रतिरोध। ये था प्रतिरोध, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। इसको कहा जाता है प्रतिरोध, ये है प्रतिरोधकता, दोनों में फर्क है। अगर प्रतिरोध पूछे तो आपको समझना है R, प्रतिरोधकता पूछे तो आपको समझना है K। अब इसका मात्रक क्या आएगा, R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम गुणा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर गुणा मीटर या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख दूं या मीटर गुणा मीटर लिख दूं या वर्ग मीटर लिख दें तो भी एक ही बात है। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से मीटर कट गया और इसका मात्रक बच गया, K का मात्रक आया ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। ये ध्यान रखें, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। और सबसे बड़ी बात, विशिष्ट प्रतिरोध न पदार्थ की लंबाई पर, न पदार्थ की मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये केवल एक ही चीज पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक ये और एक ये। इनमें से पक्का प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए, तो आप लिख देते हो उसमें प्रतिरोध का मात्रक यानी ओम, वो सही नहीं है। आपको यहाँ पर लिखना है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम गुणा मीटर। आया कैसे है, इस तरह से। ये क्यों लिखा, सूत्र अपने पास ये था। ये कैसे आया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने से। 1 व 2 को अपन ने साथ लिखा तो इस चिन्ह को हटाने के लिए K लिखा। इस K का मान जब किया तो इसको पलटी मार के दूसरे साइड ले गए, दूसरे साइड ले गए तो L आ गया नीचे और A आ गया ऊपर गुणा में। तो ये अपने को देखना है और फिर इनका सबका मात्रक लिख के अपने पास ओम गुणा मीटर है। दूसरी चीज, फिर ये निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। अगर प्रतिरोध पूछा जाए किस पर निर्भर करता है तो आप बताओ कि पदार्थ की लंबाई पर। किस तरह, समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात बोलेंगे आप। मोटाई पर या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। ये बातें हैं केवल प्रतिरोध के लिए। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए तो आप केवल एक ही चीज बताएंगे, पदार्थ की प्रकृति पर। कैसे, मैं बता दूं आपको। 4 तार आपने लिए, एक लिया तांबे का, एक लिया चांदी का,
एक लिया सोने का, एक लिया आपने एल्यूमिनियम का। सभी की लंबाई और मोटाई समान है, सभी 1 मीटर लंबे हैं और 1 वर्ग मीटर इनकी मोटाई मान लें आप, यानी सबकी लंबाई और मोटाई समान। फिर भी क्या सबसे प्रवाहित, अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या सबकी प्रवाहित जो धारा है वो क्या समान होगी? आपको बताएं कि यहाँ जैसे ये पंखा लगा हुआ है, प्लग से आप एक सोने का तार जोड़े, एक चांदी का, एक तांबे का और एक एल्यूमिनियम का, क्या पंखा बराबर स्पीड से चलेगा? क्या इसको प्रवाहित धारा जो इसके अंदर धारा मिल रही है क्या वो हर बार समान होगी? उत्तर होगा आपका नहीं, सबकी चालकता अलग अलग होगी। तो क्यों? आप कह रहे हो प्रतिरोध तो ताप पर, इस पर लंबाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है। लंबाई और मोटाई हमने समान ली है, 1 मीटर लंबाई ली है सब और 1 वर्ग मीटर ही सबकी मोटाई ली है, तो फिर क्या हुआ? फिर ये अंतर कैसे आया? ये अंतर आया इनकी प्रकृति से, क्योंकि ये जो पदार्थ है, तांबा एक अलग पदार्थ है, चांदी एक अलग पदार्थ है, सोना एक अलग पदार्थ है, एल्यूमिनियम एक अलग पदार्थ है। इन पदार्थों की प्रकृति अलग है, इनके अंदर अणुओं परमाणु की व्यवस्था अलग है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था अलग है, उनकी गति करने की व्यवस्था अलग है और इस वजह से इनकी चालकता अलग है। तो इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इनका प्रतिरोध सबका, इनकी लंबाई और लंबाई और मोटाई पर जो निर्भरता थी वो निर्भरता नहीं रही है, वो क्योंकि वो सब समान है, लंबाई मोटाई सब समान लिए, लेकिन इनकी जो प्रकृति पर जो निर्भरता थी, यानी इन सब का विशिष्ट प्रतिरोध जो अलग है, उस वजह से इनकी चालकता भी अलग होगी। ये सभी अलग अलग चालकता प्रदर्शित करेंगे। इनमें सब में अगर प्रतिरोध की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिरोध होगा एल्यूमिनियम का। प्रतिरोध को लिखते हैं आर से, तो आर एल्यूमिनियम, ये होगा सबसे ज्यादा प्रतिरोध। और उसके बाद में उससे कम प्रतिरोध होगा सोने का, उससे कम प्रतिरोध किसका होगा? तांबे का, और उससे कम प्रतिरोध किसका होगा? चांदी का। अगर चालकता की बात करें, अगर इनमें चालकता की बात करें तो चांदी की सबसे अधिक चालकता होगी, उससे कम चालकता होगी तांबे की, उससे कम चालकता होगी सोने की, और सबसे कम चालकता होगी एल्यूमिनियम की। ये अगर आपसे पूछा जाए कि चार तार दे दिए आपको जिनकी लंबाई व मोटाई समान है और चारों तार जो है वो एक चांदी का, एक सोने का, एक तांबे का और एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बता देंगे कि उनमें जो आपको चालकता मिलेगी वो सबसे प्रकृति में सर्वाधिक चालक पदार्थ कौन सा है? चांदी है, उससे कम तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये जो चारों पदार्थ आपको दिए हैं वो इस तरह से इनकी चालकता का क्रम मिलेगा। प्रतिरोध का क्रम सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होगा, प्रतिरोध जिसका अधिक होगा उसकी चालकता सबसे कम होगी। तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर सोने का, फिर चांदी का और सबसे कम तांबे का और सबसे कम चांदी का, और उसी हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। और उसके बाद में अपन बात करेंगे, ये 3 चीजें हो गई अपने पास, और उसके बाद में अपन बात करेंगे, एक लंबाई होगी, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, तीसरी चीज आती है ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता आप कैसे बताएंगे? ताप पर निर्भरता की आप बात करेंगे तो सामान्य तौर पर जो सोना, चांदी, तांबा या जो भी धातुएं होती है, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ये गर्म हो जाते हैं, प्रतिरोध की वजह से ये सारे तार गर्म हो जाते हैं और गर्म होने से इनकी चालकता धीरे धीरे घटती है। तो इन पर जो धातुएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उन पर ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती है। दूसरी चीज आती है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध अधिक होने से शुरुआत में या कम ताप पर
वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है, यानी कह सकते हैं उनका प्रतिरोध घटता है। यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है, तथा चालकता बढ़ती है। इसका उदाहरण आपको बताऊं मैं अर्धचालकों का, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप ताप की बात कर रहे हैं तो सामान्य तौर पर अपन देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनका ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटेगी, लेकिन अर्धचालक हैं वो पहले कम ताप पर तो होते हैं कुचालक, लेकिन थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर वो हो जाते हैं सुचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे पारे की बात करें, एक निश्चित ताप पर 4.2 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यानी 4.2, कुछ धातु ऐसे होते हैं, पारा एक धातु है, द्रव धातु होती है, 4.2 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और प्रतिरोध किसी पदार्थ का शून्य हो जाए तो उसकी चालकता अत्यधिक हो जाती है, और इतनी ज्यादा चालकता हो जाती है इसलिए इस पदार्थ को क्या कहा जाता है, पारे को 4.2 केल्विन ताप पर इसको अति चालक या सुपर कंडक्टर, अति चालक कहा जाता है, पारा 4.2 केल्विन ताप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अलावा कुछ ये हो गया। इसके बाद में आती है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं अलग उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, कुछ चालकता बढ़ाने के लिए, कुछ चालकता घटाने के लिए। जैसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो भी उपकरण है, जैसे अपना हीटर है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। जब प्रतिरोध को कहते हैं कि आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा होती है, जब टक्कर होती है तो उस टक्कर से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए जो चालकता है वो थोड़ी देर बाद में आप देखते हैं गर्म हो जाता है। अगर ये टक्कर ज्यादा हो जाए, और ये टक्कर ज्यादा कब होगी, जब प्रतिरोध बढ़ेगा। और तो कुछ धातुओं को समांगी मिश्रण बना के उनको इस तरह का बनाया जाता है कि उनका प्रतिरोध बहुत अधिक हो। क्या विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। यानी गलनांक का मतलब जिस बिंदु पर कोई वस्तु गल जाए या पिघल जाए, वह तापक्रम, वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाए या गल जाए या ठोस से द्रव अवस्था में आ जाए, वो उसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो हीटर में जो कुंडली बनी होती है वो एक मिश्र धातु की बनी होती है, जिसको कहा जाता है नाइक्रोम। क्या कहा जाता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है इसमें गुण क्या होता है, उसका उच्च प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा होने का मतलब टक्कर ज्यादा होंगी अंदर, और टक्कर ज्यादा होगी तो टक्कर का जो प्रतिरूप है वो किस रूप में निकलेगा, उष्मा के रूप में। इतनी अधिक उष्मा निकलेगी कि हीटर की कुंडली लाल रंग की हो जाएगी, इससे इतनी ज्यादा उष्मा अपन देखेंगे, फिर भी वो पिघलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि साथ में उसमें एक गुण और है, कौन सा, उच्च गलनांक। इतना अधिक ताप चाहिए उसको पिघालने के लिए जो उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाले गुण की वजह से हीटर की जो कुंडली है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का। और नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु, और इसमें कौन कौन सी धातु होती है, इसके नाम में स्पष्ट है, नाई मतलब निकिल, Ni, निकिल प्लस क्रो यानी क्रोमियम में, तो Mn यानी मैंगनीज, और एक आपको और याद रखनी है लोहा। निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा, नाइक्रोम, ऐसे करके ये बना हुआ है। तो ये चार इसके अंदर हैं। इसके अलावा दो धातुएं और हैं मिश्र धातु आपकी बुक में दी हुई, एक कांस्टेंट और एक मैग्नीज, कांस्टेंट और
ये है कॉपर प्लस निकल, कॉन्स्टेंट ही बोलेंगे या कॉन्स्टेंटन भी बोलते हैं। कॉपर प्लस निकल की मिश्र धातु है और ये है कॉपर प्लस निकल प्लस मैंगनीज प्लस क्लोरीन। कॉपर प्लस निकल तो इसमें है ही है, और मैंगनीज जो ऊपर वाला अपन ने 3 नंबर पे लिया था ये भी है इसमें, और एक चौथी चीज क्या है इसमें, क्लोरीन। ये तीनों मिश्र धातुएं अपने को ध्यान में रखनी है। तो कुल मिला के ये प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता का टॉपिक था। एक छोटा सा रिवीजन में हल्का सा 1 मिनट के अंदर इसका कर देता हूँ। प्रतिरोध होता है आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। निर्भरता इसकी होती है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोध घटता है, सॉरी प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध घटता है। और इसी से फिर तीसरी चीज निकल के सामने अपने पास आई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई मोटाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसका होता है ओम गुणा मीटर। फिर चौथी चीज अपने सामने आई ताप पर निर्भरता। सामान्य तौर पर जो धातु है ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, यानी चालकता घटती है। अर्धचालकों के लिए निम्न ताप पर वो कुचालक होता है, ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है, यानी उनका प्रतिरोध घटता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 अर्धचालकों के नाम अपन ने बताए। अतिचालकता होती है कुछ विशेष तापक्रम में, एक निश्चित तापक्रम पर कुछ धातुओं में एक धातु है अपने सामने पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। 4.2 केल्विन ताप पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है और इस अवस्था में उसकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है अतिचालक और इस गुण को कहा जाता है अतिचालकता, सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी। और बाद में मिश्र धातु का मैंने बताया कि मिश्र धातु में उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाला ये गुण उत्पन्न करने के लिए और विद्युत धारा की उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों में इसको प्रयोग करने के लिए कुछ मिश्र धातुएं नाइक्रोम, कांस्टेंट और मैंगनीज, इनमें आपको ये याद रखना है किन से बनी हुई है जो मैंने अभी बताया। और फिर चालकता के बारे में, प्रतिरोध के बारे में कि अगर एक ही समान लंबाई के समान मोटाई के तार अपन लें तो इनमें एल्यूमिनियम, सोना, तांबा और चांदी में लें तो प्रतिरोध एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, उससे कम सोने का, फिर तांबे का और सबसे कम चांदी का। चालकता की बात करें तो उल्टा होगा, चांदी की चालकता सबसे अधिक होगी, तांबे की उससे कम, सोने की उससे कम और एल्यूमिनियम की सबसे कम चालकता होगी। लेकिन सबसे अधिक चालक धातु कौन सी हुई? चांदी। लेकिन चांदी एक महंगी धातु है, इसलिए उसका उपयोग तार बनाने में नहीं हो सकता। तो फिर दूसरे नंबर की जो धातु है तांबे, उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में तो तार बनाने में काम में लिया जाता है।